The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सारा ध्यान रहता था राष्ट्रपति के संदेश पर या इस पर कि अगली सुबह होने वाली परेड में क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन सा राज्य झांकी के शामिल न होने से नाराज है, आदि इत्यादि। लेकिन इस बार सारा फोकस है किसान आंदोलन की ट्रैक्टर परेड पर। किसान ट्रैक्टर से ही दिल्ली आए थे, अब परेड के लिए और ट्रैक्टर आ गए हैं। इस प्रस्तावित परेड की तैयारियों की बात करेंगे। बात सिक्किम के नाकुला में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प की भी होगी। पुलवामा हमले के उस शहीद की कहानी भी बताएंगे जिसे कम ही लोग जानते होंगे। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस पर गलवान के शहीदों को मिलने वाले मेडल्स की जानकारी भी देंगे। लेकिन शो में सबसे पहले देखिए दिन का ये वीडियो। গান গান হরে কৃষ্ণ হরে রাম আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা আমি বলি হরে কৃষ্ণ হরে রাম বিদায় যাও বিজেপি বাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম বিদায় যাও বিজেপি বাম আর হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে মনে রাখবেন তৃণমূল ঘরে ঘরে মানুষের কাজ করবে যদি কেউ কোনো ভুল ভ্রান্তি করে দল তাকে শাসন করবে দল শৃঙ্খলাবদ্ধ দল এ দল কাউকে রেয়াত করে না। ये वीडियो बंगाल के हुगली जिले का है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए एक नारा दिया, हरे कृष्णा हरे राम विदा करो बीजेपी और वाम। एक प्रचलित भजन के जरिए ममता बनर्जी बीजेपी और वाम दलों को बंगाल से विदा करने की लोगों से अपील कर रही हैं। लेकिन सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। इस नारे के पीछे की कहानी समझिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन यानी 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल में कोलकाता में एक कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम में मौजूद थी। जब ममता के संबोधन की बारी आई तो भीड़ से जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। नाराज ममता ने कार्यक्रम में बुलाकर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए संबोधन से मना कर दिया। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि जय श्री राम के नारे मुख्यमंत्री का अपमान कैसे हो सकते हैं। तो ममता अब जय श्री राम का बंगाल संस्करण लेकर आई हैं। हरे कृष्णा हरे राम राजनीति जो न कराए कम है। हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी गणतंत्र दिवस पर मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से बनी है। बीते बरस चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद होने वाले भारतीय सेना के जवानों को युद्ध काल में मिलने वाले मेडल से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सैनिकों का नेतृत्व करने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित करने की सिफारिश की गई है। 15 जून की सुबह भारत और चीन के बीच बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जिसमें यह तय हुआ कि दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे, यानी जो चीनी सैनिक भारत के इलाके में जमे हुए थे वो अपनी पोजीशन छोड़कर पीछे लौटेंगे। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास ये मीटिंग हुई थी। ये सुबह की बात है। शाम को 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपने साथ 50 जवानों को लेकर ये देखने गए थे कि कहीं चीनी वापस तो नहीं आ गए। इन जवानों ने भारत के इलाके में बने उन स्ट्रक्चर्स को भी ढहाना शुरू किया जो चीनी सैनिकों ने बनाए थे। जवान के ऐसा शुरू करते ही चीनी सैनिकों ने वहां जुटना शुरू कर दिया। करीब 250 चीनी सैनिक वहां जुट गए। सुबह जिस बात को लेकर सुलह हुई थी वहीं एक बार फिर तनातनी हुई। जब चीनी सैनिक भारत के इलाके में आगे बढ़ने लगे तो भारतीयों ने उनका रास्ता रोका, लेकिन चीनी सैनिक नहीं रुके। दोनों तरफ से जवान भिड़ गए। ये मारपीट गलवान नदी के किनारे हो रही थी। नदी और पहाड़ के बीच में सकरी जगह है। धक्का मुक्की में कई जवान नदी में गिर गए। इस झड़प में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। गलवान घाटी में 15 जून के शहीदों के सम्मान में गैलेट्स ऑफ गलवान नाम से एक स्मारक भी बनाया गया है। अब दूसरे शहीद की तरफ बढ़ते हैं। पुलवामा हमले को रोकने की कोशिश करने वाले सीआरपीएफ के एएसआई मोहन लाल का नाम भी मरणोपरांत वीरता पदक के लिए भेजा गया है। सीआरपीएफ के मुताबिक 14 फरवरी 2019 को एएसआई मोहन लाल की पिकेट कमांडर के तौर पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तैनात थे।
जब उन्होंने सीआरपीएफ के काफिले के बीच एक सिविल कार को घुसने की कोशिश करते देखा तो कार का पीछा किया, रोकने की कोशिश की। उन्होंने कार रोकने के लिए उस पर फायरिंग भी की, लेकिन जब तक वे कार को रोक पाते तब तक कार काफिले में शामिल बसों के बीच घुस गई थी और फिर एक भयानक धमाका हुआ। एएसआई मोहनलाल उन 40 जवानों में शामिल थे जो इस हमले में शहीद हुए। अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहने वाले एएसआई मोहनलाल की बहादुरी को देखते हुए उनके नाम की सिफारिश वीरता पदक के लिए की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रोशनी एक्ट और यूपी के हाथरस मामले की जांच करने वाली सीबीआई टीम के 2 अधिकारियों संपत मीणा और विनीत विनायक, आईटीबीपी के आईजी दीपम सेठ जो कि लद्दाख में पीएलए के साथ बातचीत में शामिल थे, माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल रहे झारखंड पुलिस के एएसआई बनुआ ओराव, इन सबको भी वीरता और सेवा पदक के लिए नामित किया गया है। इन सभी शहीदों को जो कर्तव्य पथ पर शहीद हुए लल्लन टॉप का नमन, और जो जीवित हैं और अभी भी कर्तव्य पर डटे हुए हैं उनको 100 प्रणाम। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाकर नए धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाले पेंडिंग केसेस को इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। हमने पिछले शोज में आपको बताया था। राज्य सरकार की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है, इसलिए सारी याचिकाओं को ट्रांसफर कर एक साथ सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर ली इस बात पर, यानी कि कोर्ट में जो यूपी सरकार की दलील आई थी इस पर, और यूपी सरकार की इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है तो फिर हम किस आधार पर सुनवाई ट्रांसफर करें। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में अध्यादेश को गैर जरूरी बताते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें कहा गया है कि अध्यादेश संविधान के खिलाफ और गैर जरूरी है। यह अध्यादेश नागरिकों को अपनी पसंद व शर्तों पर किसी भी व्यक्ति के साथ रहने व धर्म पंथ अपनाने के मूल अधिकारों से वंचित करता है, उनका उल्लंघन करता है। 2 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। शुरुआत इस वीडियो से। ये सड़क हरियाणा के सोनीपत जिले में है, दिल्ली तक जाती है और दिल्ली तक जा रहे हैं ये ट्रैक्टर। दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से लेकर मुरथल तक 30 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर्स का जाम। ऐसा लग रहा है हरियाणा और पंजाब में जितने ट्रैक्टर हैं सब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हो। और जब पूरा राष्ट्र कल गणतंत्र दिवस मना रहा होगा तो राजधानी की सड़कों पर एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 लाख ट्रैक्टर और 10 लाख किसान परेड निकाल रहे होंगे। ट्रैक्टर और किसानों की ये संख्या आंदोलन के दावों से आती है, लेकिन इस बात में कोई शुबहा नहीं कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब राजपथ पर आधिकारिक कार्यक्रम में देश के जवान परेड निकालेंगे और उसके कुछ घंटों बाद लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर अपने ट्रैक्टर की परेड। ट्रैक्टर रैली की परमिशन को लेकर भी दिल्ली पुलिस कई दिनों से किसानों को मना रही थी। सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया, किसान भी नहीं माने और आखिरकार परमिशन देनी पड़ी। दिल्ली पुलिस ने 3 अलग अलग रूट्स पर लगभग 100 किलोमीटर की परेड की अनुमति दी है। ये 3 रूट कौन से हैं? पहला है हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से, जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, डीटीयू शाहबाद डेरी, बरवाला गांव, पूतखुर्द गांव, कंझावला चौक और खरखोड़ा टोल प्लाजा तक जाएगा। दूसरा है टिकरी बॉर्डर से, जो परेड शुरू होगी नांगलोई, बपरोला गांव, नजफगढ़, झारोड़ा बॉर्डर, रोहतक बाईपास और फिर असोदा टोल प्लाजा से गुजरेगी। ये तो हरियाणा सीमा से दाखिल होने वाले किसानों की परेड के 2 रूट हुए। तीसरा रूट यूपी की सीमा से दाखिल होने वाले किसानों के लिए है। गाजीपुर बॉर्डर से परेड शुरू होगी, फिर NH-24 से होते हुए ISBT आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड, IMS कॉलेज, लाल कुआं और उसके बाद फिर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगी। किसान इस मार्च के लिए ट्रैक्टर्स के साथ अर्थ मूवर्स यानी JCB जैसी मशीनें भी दिल्ली की तरफ ला रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती मार्च शांतिपूर्ण रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने परेड में शामिल किसानों के लिए एक संदेश निकाला है जिसमें शांति बनाए रखने की अपील की है। मार्च को लेकर हिदायतें भी दी हैं और कहा है इस गणतंत्र दिवस पर किसी किस्म का धब्बा न लगे। सुनिए किसान नेताओं को। हम सब निगाह रख रहे हैं कौन गलत अफवाह फैला रहा है, ठीक है, उसको पुलिस प्रशासन और IT सेल उसको देखे, ठीक है, और कोई चीज है तो वो बतावे। हमारे हर आदमी वो पूर्ण रूप से सैनिक का काम करेगा और
सबको हिदायत दे दी गई है कि अपने पड़ोसी की भी निगाह रखे कि वो किस तरह की उसकी गतिविधि है। हर 26 जनवरी और 15 अगस्त पर दिल्ली की मजबूत किलेबंदी की जाती है। कई दिनों पहले ही दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग होती है। इस गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने परेड वाले रूट पर पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके इनपुट्स के आधार पर कुछ लोग किसान मार्च का फायदा उठाना चाहते हैं। These routes have been mutually agreed. The various terms and conditions which are essential not only for the people of Delhi but also for the farmers themselves, those has been spelled out, and I believe, I have trust that everything will go on peacefully. We always in such situations we do feel that such anti-national elements come into play, and we are careful about that. किसान मार्च को लेकर चिंता सरकार के स्तर पर भी दिखती है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक हुई, जिसमें दोनों गृह राज्य मंत्री, आईबी चीफ और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर शामिल थे। दिल्ली के अलावा देश के और भी हिस्सों में किसानों की ट्रैक्टर परेड हो रही है। मुंबई में किसानों की आजाद मैदान में बड़ी रैली हुई। हालांकि मुंबई पुलिस ने राजभवन तक जाने की इजाजत सिर्फ 23 किसानों को दी। हालांकि राज्यपाल उस वक्त राजभवन में नहीं थे और इसी के बाद शरद पवार की वो टिप्पणी आई जिसमें उन्होंने कहा, राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, किसानों से मिलने का नहीं है। बड़ी खबर में अब हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच हुई ताजा झड़प की, जो सिक्किम के मोर्चे पर हुई। आप में से कितनों को याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी, दूसरा कार्यकाल, और तब रक्षा मंत्री उस समय के जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने कहा था चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। तब विपक्ष ने बहुत हंगामा मचाया था। राजनयिकों ने कहा था ये बचकाना बयान है। चीन ने भी रोष जताया था। लेकिन अब ये सारी बातें सत्य लगती हैं। एक सत्य यह भी है कि राजनयिक मोर्चे पर संघर्ष के संदर्भ में हमारा ज्यादा ध्यान पाकिस्तान की तरफ रहता है, चीन की तरफ कम, और इसकी हम कीमत भी चुका रहे हैं। गलवान घाटी में पिछले साल संघर्ष हुआ। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उस संघर्ष के दौरान जो हमारे जवान अधिकारी शहीद हुए, उन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिलने वाले हैं। लेकिन अभी इसको 1 बरस भी नहीं बीता था कि एक दूसरा मोर्चा खुल गया है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद में हमें एक पैटर्न नजर आता है। सरकार अपनी तरफ से कुछ भी बताने से परहेज करती है, लेकिन दो देश, वो भी चीन और भारत, इनके बीच झड़प हो तो छिपे कैसे। फिर आती है एक लीक, एक ट्वीट होता है, फिर कई ट्वीट होते हैं, फिर एक आध वेबसाइट पर खबर छपती है कि झड़प हुई। इसके बाद ये खबर कई वेबसाइट पर आ जाती है, फिर पूरी दुनिया जान चुकी होती है कि हाँ कुछ हुआ है, और तब जाकर सेना का बयान आता है, वो भी सूत्रों के हवाले से। थोड़ी देर बाद बयान आधिकारिक होता है। 20 जनवरी 2021 को सिक्किम के नाकुला में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के मामले में भी हमें अक्षरशः यही पैटर्न देखने को मिला। नाकुला झड़प पर बात करने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि नाकुला कहां है। भारत के इस नक्शे पर गौर करिए। सिक्किम की सीमा लगी है तिब्बत से। सिक्किम में तिब्बत और भारत के बीच सीमा विवादित है, तो यहां की सीमा भी लद्दाख की तरह कहलाती है वास्तविक नियंत्रण रेखा, अंग्रेजी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। सिक्किम में भारतीय दावे के अंदर पड़ने वाला नाकुला इलाका LAC से बिल्कुल सटा है। इस जगह की ऊंचाई है 16,000 फीट, मतलब दिल्ली से 4.25 किलोमीटर ज्यादा। जब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं भी था, तभी से भारत की सेना इस सीमा पर पहरा देती है, नियमित रूप से पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोलिंग के लिए सेना की एक टुकड़ी चलते हुए ठीक उस जगह तक जाती है जहां तक भारतीय दावे की हद है, और ऐसा ही चीन की सेना भी तिब्बत की तरफ से अपनी सीमा में करती है। भारत और चीन के बीच LAC को लेकर दावों में जितना फर्क लद्दाख में है, उतना पूर्वोत्तर में नहीं है। बावजूद इसके कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दोनों तरफ की पेट्रोल पार्टी आमने सामने आ जाएं, या फिर किसी पेट्रोल पार्टी की आहट पाकर दूसरी तरफ से सैनिक उसे रोकने चले जाएं। 20 जनवरी को हुई झड़प इसी तरह हुई थी। चीन की एक पेट्रोल पार्टी की सूचना मिलने पर भारत की सैनिक टुकड़ी ने उसे रोका। इसके बाद झड़प हुई। ये झड़प कितनी गंभीर थी, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। ट्विटर पर मचे शोर के बाद सेना की तरफ से आया बयान कहता है माइनर फेस ऑफ था, मतलब छोटी झड़प। मामले को स्थानीय कमांडर्स ने सुलझा लिया। ऐसी घटनाओं के वक्त भारत और चीन की सेनाएं अमूमन तय प्रोटोकॉल का पालन करती हैं।
इलाके में तैनात कमांडर आपस में बात करते हैं, विवेक से फैसला करते हैं। हर बात तुरंत बीजिंग या दिल्ली तक नहीं जाती। 2020 में 9 मई के रोज भी नाकुला सेक्टर में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, जवान घायल हुए थे, तब भी इसे स्थानीय स्तर पर ही डील किया गया था। अब तक एलएसी पर पेट्रोलिंग में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था कि कुछ भी हो, बात बढ़े नहीं। लोकल कमांडर्स के हाथ में कमान देने की एक वजह भी यही थी। लेकिन गलवान घाटी में चीन की वादा खिलाफी ने अब सब नियमों को बदल दिया है। चीन ने गलवान में कटीले हथियारों का इस्तेमाल किया। ये बात सामने आई तो पूछा गया कि जान का खतरा होने के बावजूद भारत की तरफ से हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, और इसके बाद कहा गया कि अब पेट्रोलिंग की रूल बुक को बदल दिया जाना चाहिए। नाकुला में हुई झड़प को इन्हीं बातों के आलोक में देखने और समझने की कोशिश हो रही है। अभी तक का समाचार यह है कि किसी पक्ष ने किसी भी तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। जवानों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें कुछ जवान घायल हुए, लेकिन किसी को घातक चोट नहीं लगी। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा जरूर किया गया कि झड़प के बाद दोनों पक्ष रीइंफोर्समेंट ले आए, मतलब झड़प की सूचना मिलने पर दोनों तरफ से अतिरिक्त टुकड़ियां मौके पर पहुंची। बावजूद इसके बात जहां की तहां खत्म हो गई। एक भी राउंड गोली नहीं चली। चीन की तरफ से 20 और भारत की तरफ से 4 सैनिकों के घायल होने की खबर है, लेकिन आंकड़ों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस पूरे प्रकरण पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियान ने कहा कि वो इस झड़प के बारे में नहीं जानते। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी अपने एक ट्वीट में कहा कि चीन की सेना के पेट्रोल लॉग में इस झड़प की कोई जानकारी नहीं है। पेट्रोल लॉग यानी गश्त की जानकारी जहां पर दर्ज की जाती है वो कागजात। यहां 2 बातें समझने वाली हैं। पहली तो यह कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प की खबर गंभीर तो है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं। दोनों देशों के बीच दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमा है। विवाद के सुलझने तक इस तरह की झड़पें कम हो सकती हैं, लेकिन खत्म नहीं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में चल रहे विवाद को लेकर 24 जनवरी को एक बैठक हुई थी जो 15 घंटे चली। अभी इस बैठक को लेकर भी पुख्ता जानकारी का इंतजार है। मतलब एक मोर्चे पर बातचीत चल रही है, दूसरे मोर्चे पर सीमित झड़प हुई जो कंटेन कर ली गई। अभी तक यही जानकारी है। दूसरी बात, भारत नाकुला या लद्दाख से बाहर चीन के किसी अतिक्रमण या उससे मिलती जुलती हरकत पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया देगा, इसकी उम्मीद कम लगती है विशेषज्ञों को। ऐसा क्यों लगता है विशेषज्ञों को? हमने हाल में रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन से समझा। जब अरुणाचल में चीन ने गांव बनाया था, तब भारत की प्रतिक्रिया इस तरह की क्यों थी? संदीप, हमने इस गांव को तो बनते हुए देखा। अब ये बहस से परे हो गया कि वो गांव है कि नहीं, क्योंकि विष्णु की रिपोर्ट के बाद में बहुत सारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का जो लोग काम करते हैं, उन्होंने वहां की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स डाली हैं, तो वो गांव तो है वहां पे। और इस बात में भी कोई बहस नहीं कि जो इंडियन क्लेम लाइन है वो उसके अंदर आ रहा है। मतलब कम से कम भारत जो मानता है उसके हिसाब से वो अंदर है। लेकिन जब एमईए से इस बात के बारे में पूछा जाता है और एमईए एक समाचार एजेंसी के जरिए बयान देता है, तो वो कहता है कि अलोंग द एलएसी एक निर्माण हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि वो अलोंग द एलएसी उस तरफ हुआ है या हमारे तरफ हुआ है। तो ऐसी चीज जो सुनने में हमें बड़ी आउटरेजियस लग सकती है कि आप ठीक है, वो आप विवादित स्थल है, विवादित जगह है, लेकिन हम तो अपने उसको एक सॉवरेन हिस्सा मानते हैं। वहां पे आकर के कोई गांव बनाता है, चाहे वो आपके डिफैक्टो कंट्रोल में ना हो, तब आपका जो विदेश मंत्रालय है वो एक तीखी प्रतिक्रिया देने से क्यों परहेज करता है? वो ठीक इसीलिए कि वो एक दूसरा फ्रंट नहीं खोलना चाहते। जो लद्दाख में जो सिचुएशन चल रहा है वो उसी पे फोकस करके रखना चाहते। पिछली बार हमने भी ठीक ये डिस्कस किया था कि वो नहीं चाहते कि ये जो सारा जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है वो ये हट के हमारी जो अटेंशन है अरुणाचल प्रदेश पे चले जाए। तो ये जो है बिल्कुल ठीक कहा आपने, विवादित स्थल है। ये उन्होंने कैप्चर किया था 1959 में। तो लेकिन ये अब जो चल के हमारे एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है उतना जितना कि लद्दाख में। तो वो ये चाहते हैं कि हमारी जो पूरी अटेंशन है वहां पे फोकस रहे और डिसएंगेजमेंट की बात हम जल्द करें वहां पर। वैसे सेना इस बात को लेकर सतर्क है कि चीन पूर्वोत्तर में नया मोर्चा ना खोल दे। इस खबर पर हमारी नजर बनी है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको रक्षा मामलों पर हमारी खास साप्ताहिक सीरीज रखवाले जरूर देखनी चाहिए। इस हफ्ते वाली किश्त में नाकुला झड़प की बात विस्तार से होगी। लल्लन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। आखिरी में पॉजिटिव न्यूज देते हैं। सकारात्मकता ही तो है जो हमें लगातार जिंदगी को, दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करने का हौसला देती है। आज बात वोटरों की करेंगे। आज वोटर्स डे है।
यानी हमारा और आपका 18 बरस से ऊपर के जो भी भारत के नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, उनके अधिकार का दिन। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, रिमोट वोटिंग की सुविधा के लिए जल्द ही मॉक ट्रायल होगा। रिमोट वोटिंग मतलब ऐसी सुविधा जिसके जरिए एक शहर का मतदाता किसी दूसरे शहर में होने पर भी वोटिंग कर सकेगा। यानी वोट डालने के लिए आपको अपने लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र के निर्धारित पोलिंग बूथ पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं, काम या किसी दूसरे कारण से, तो वहीं पर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित जगह पर जाकर अपने क्षेत्र के लिए वोटिंग कर सकेंगे। हम में से कितने लोग होते हैं जो काम के चलते बाहर होने पर वोट नहीं दे पाते। ये कदम ऐसे लोगों की मदद करेगा, लेकिन इस बात की भी ज़रूरत है कि रिमोट वोटिंग में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। ऑन अ पर्सनल फ्रंट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ऑप्शन। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। कभी कभी हम भी अंग्रेजी सरका देते हैं। अपना ख्याल रखिए। कल गणतंत्र दिवस है। यूँ तो कैलेंडर में छुट्टी का दिन है, उत्साह का, उत्सव का दिन है, लेकिन चूंकि देश के राजनीतिक इतिहास के लिहाज से ये महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए मेरे साथी निखिल खबर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप पूछेंगे, भैया ललन टॉप तुम कहाँ निकल लिए छुट्टी पर? हम कहीं नहीं जाएंगे। खूब सारी किताबें हैं, उनको पढ़ेंगे ताकि किताब वाला भी आप तक निर्बाध पहुंचता रहे। कुछ और ज़रूरी बातें हैं। कुछ महीने पहले हमने एक कैंपेन शुरू किया था, तेरा तुझको अर्पण। आप में से कई ऐसे दर्शकों ने जो विदेश में रहते हैं उत्साह दिखाया, लेकिन वो होता है ना कि जैसे अलाव में आग होती है, धीमे धीमे ठंडी पड़ने लगती है तो नए सिरे से चैला और लकड़ी डालनी पड़ती है। हम दक्षिणी बबूल के देश के हैं, नए सिरे से चैला डालते रहेंगे ताकि अलाव मध्यम न पड़े। तेरा तुझको अर्पण के बारे में आपको जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शो खत्म होने के बाद हमने एक इश्तेहार भी चिपकाने के लिए अपने वीडियो एडिटर भाई साहब से कह दिया है। अगर आपकी दिलचस्पी है अपने हिस्से का ज्ञान देशवासियों के साथ ललन टॉप के जरिए साझा करने में, तो ये पहल आपके लिए है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। उस गणतंत्र का ख्याल रखिए जो हमें दुनिया में एक अभिनव पहचान देता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। ललन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप ललन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और ललन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।